दोस्तों, कैसे हो सब आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। बीच में क्या किसी कारण से काम बंद करना पड़ा, अब दोबारा पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। माफी चाहूंगी उसके लिए मैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो उसमें अपन ने ये टॉपिक कर लिए थे, राजस्थान के त्योहार कर लिए थे, लोक देवता कर लिए थे, लोक देवियां कर लिए थे, राजस्थान के मंदिर, है ना, भिन्न अलग अलग भगवान के अलग अलग मंदिर है, वो कहाँ कहाँ हैं, वो सारी चीजें अपन ने कर ली थी। उसके बाद राजस्थान के संत संप्रदाय अपन ने कर लिए थे, हिंदू मुस्लिम जैन जो भी, और बहुत सारी महिला संत जितने भी थे अपन ने सारे कवर कर लिए थे ना, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपन एक टॉपिक उठा रहे हैं राजस्थान की जनजातियां, ठीक है, राजस्थान की, ठीक है। सबसे पहले तो जनजाति शब्द होता क्या है ना। मैं आपको वन वर्ड में बताना चाहूंगी कि वो पिछड़ा हुआ सामाजिक एक समुदाय, एक प्रकार का समुदाय, है ना, या फिर एक प्रकार का सामाजिक समुदाय जो कि पिछड़ा हुआ है, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सामाजिक समुदाय जो कि विकास से पहले या तो राज्य के या फिर देश के, है ना, जिसकी भी, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं देश में भी, जैसे कि मुंडा है, संथाल है, कोल है, गोंड है ना। तो देश की भी अपन पढ़ते हैं, विश्व की भी अपन पढ़ते हैं, जैसे अंडमान निकोबार की, है ना, जनजाति। अपन अभी राजस्थान की पढ़ रहे हैं। तो वन वर्ड में इसका मतलब ये समझेंगे कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समुदाय है जो कि किसी राज्य या फिर देश के विकास से पहले या फिर विकास के पूर्व अस्तित्व में था, है ना, लेकिन अब मतलब विकास के बाद उसका अस्तित्व बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ सा रह गया, है ना। इसीलिए सरकार, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सारी, है ना, जनजातियों के लिए, विभिन्न जनजातियों के लिए कार्यक्रम चलाती है उनके विकास के लिए, है ना। और एक और बात, जनजाति जो ये शब्द है इसका मतलब अपन समझ सकते हैं आदिवासी से, ठीक है, आदिवासी। आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे हिंदी में। आदि का विलोम शब्द होता है अंत। आदि यानी प्रारंभ और अंत यानी लास्ट। आदि यानी प्रारंभ में जो लोग थे, है ना, जो समुदाय था वो आदिवासी, है ना, पिछड़े हुए रह गए हैं अब, तो आदिवासी अपन लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो ये क्या जनजाति, है ना, जनजाति जो शब्द है ये एक वैधानिक पद है या फिर एक वैधानिक शब्द है। अपने संविधान में जो उल्लेखित किया गया है वो ये शब्द किया गया है जनजाति, लेकिन इसका सामान्य अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसा सामाजिक समुदाय जो कि किसी राज्य या देश के पूर्व अस्तित्व में था, अभी भी है ना, लेकिन पिछड़ा हुआ सा रह गया है, ठीक है। और अपन नॉर्मली इनको समझ सकते हैं आदिवासी, ठीक है। तो चलिए अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की आदिवासियों के बारे में, राजस्थान के आदिवासियों के बारे में, या फिर राजस्थान की जनजातियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले है भील जनजाति। भील जनजाति लेते हैं क्योंकि ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। कौन? भील जनजाति, है ना। राजस्थान की कई जनजातियां हैं, जैसे कि अपन पढ़ेंगे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, कंजर जनजाति, डामोर जनजाति, कथौड़ी जनजाति, सांसी जनजाति, है ना, भरतपुर की। कई सारी जनजातियां हैं, उनके बारे में क्रम से पढ़ेंगे अपन, है ना। आज अपन पढ़ते हैं भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी जनजाति है, ठीक है, भील जनजाति। और राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। दूसरी बड़ी मतलब यहां बात कर रहे हैं जनसंख्या की, ठीक है। दूसरी जनसंख्या या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? भील। तो पहली कौन सी है? तो पहली है मीणा। मीणा जनजाति के बारे में भी अपन बाद में पढ़ेंगे, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो है भील। अगर भील जो जनजाति है भील, तो भील शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो वो हुई है वील शब्द से। कहां से हुई है? उत्पत्ति हुई है वील शब्द से। ध्यान देना, भील नहीं वील, है ना, जिसका अर्थ होता है तीर या फिर कमान। भाई अर्थ तीर या कमान, और उससे ही भील क्यों बना है? क्योंकि जो भील जनजाति है ना, वो धनुष और बाण, इनका शस्त्र क्या है? धनुष और बाण। धनुष और बाण क्यों? भाई जंगल में रहते हैं, है ना। आदिवासी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इनका डेली का ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपन जैसे कि करियर की टेंशन, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे जाना है, ये करना है, वो करना है।
कुछ भी नहीं है ना, डेली खाओ कमाओ, है ना, कमाओ क्या वही है, खाना है, उठना है, मुंह धोया, कुछ पशु पक्षी पकड़ के खा लिया, जैसे धनुष बाण है किया, एक मिनट, शिकार किया और फिर क्या पका के खा लिया, है ना। तो यही है डेली का, यही है, जिसे फालतू कोई टेंशन नहीं है, दुनियादारी से दूर जंगलों में आराम से रात को सोते हैं, है ना, उठते मुंह धोते हैं, बस शिकार किया, पकड़ो, खाओ और सोते रहो, ये जिंदगी होती है इनकी। तो वो भी है, और ऐसा भी नहीं है कोई हथियार का आविष्कार करेंगे, कोई दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, मोहमाया से दूर, है ना। तो धनुष और बाण, ठीक है, बांस की लकड़ी की बन जाती है, धनुष और बाण बनाते हैं, मस्त निशाना लगाया और वो, ठीक है। तो इसलिए इसका अर्थ यह तीर कमान होता है या फिर धनुष या बाण होता है, ठीक है। वीर से हुई इसकी उत्पत्ति। और भीलों के बारे में जेम्स टोड एक महान इतिहासकार रहे हैं, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जो मैं ये बोल रही हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा जगह नहीं है, तो आप प्लीज साइड में लिख लीजिएगा। अपन बात कर रहे हैं जेम्स टोड की, जो कि महान इतिहासकार रहे हैं, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये घोड़ा लेके ही पहुंचते थे सब जगह, है ना। तो घोड़े वाले बाबा जो कि जेम्स टोड, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है वन पुत्र। क्यों कहा है, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, ये कोई सिटी में या फिर शहर में नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। वो ये आपने सुना होगा, अब हमको तो अभी भी बोलते हैं, पूछते हैं किस साइड से हो, कि भाई हम साउथ से हैं ना, राजस्थान के साउथ से, तो ओ अच्छा आदिवासी बोलती, नाम साउथ बोलती, आदिवासी बोले कंदमूल खाते हैं, पत्ते लपेटते हैं ना, वही जिंदगी होगी इनकी। अब फिर समझाना पड़ता है कि वो पहले था, अब इतना नहीं है, और है तो मेन अलग क्षेत्र आ गया उनका, भीले जनजाति का, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा उस साइड में, है ना। तो वनपुत्र एक संज्ञा मान लो, जो ये संज्ञा दी है वो किसने दी है, जेम्स टोड ने दी है। इसके बाद मैं बात करूं तो विलियम रोने, इनका एक्चुअली पूरा नाम ये नहीं है, पूरा नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं आ रहा। विलियम रोने ने एक बुक लिखी है, ठीक है, वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी बुक है, विलियम रोने की एक बुक है, वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है, अब सोचना, यहाँ ध्यान देना, भील जनजाति। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं एक और बात करती हूँ, भील जनजाति के अगर क्षेत्र की बात करें ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहले मैं लूंगी भारत में पाई जाती है। सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान के पास इधर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र में भी ये भील जनजाति पाई जाती है ना, जो राजस्थान की, जिसकी भी मतलब लगभग पास ही है सारे, मध्य प्रदेश आ गया, गुजरात, यूपी, एक ही है जिसकी सीमा टच नहीं कर रही है, महाराष्ट्र की, ठीक है। तो इसमें, इस क्षेत्र में कौन कौन पाई जाती है, मतलब इस कौन से क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है, कंफर्म हो गया। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैं आपको क्षेत्र बताती हूँ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना, प्रतापगढ़ में भी आ गया थोड़ा बहुत, जो कि आदिवासी, प्रॉपर आदिवासी क्षेत्र, टीएसपी एरिया जिसको बोलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना, उसमें वो जनजाति के कारण ही बोला जाता है। और है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इनमें भी कोई क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही हूँ, हाँ, मेन चीज आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, अपन राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में किस क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, तो वो पाई जा रही है मेवाड़ एरिया में, है ना। मेवाड़ एरिया वही राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, है ना, ये सारा एरिया, ठीक है। प्रतापगढ़ तो कांठल क्षेत्र में चला गया, खैर, लेकिन इस एरिया में, मतलब मेवाड़ एरिया में भील जनजाति पाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, विलियम रोने ने एक बुक लिखी है, वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। इस बुक में उन्होंने भीलों की उत्पत्ति जो बताई है ना, वो मारवाड़ से बताई है। कहाँ से बताई है, मारवाड़ से, ठीक है। आप साथ में लिखते जाना, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ये है नहीं जगह। भीलों की उत्पत्ति कहाँ से, मारवाड़ क्षेत्र से बताई है, ठीक है। मेवाड़ और मारवाड़ बहुत फर्क हो गया, मेवाड़ तो साउथ साइड हो गया राजस्थान के, मारवाड़ ये पश्चिम राजस्थान वाला एरिया है ना, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये वाला नागौर वाला एरिया, ठीक है। तो वहां से बता रहे हैं विलियम रोने, किसकी, भीलों की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल वो विरोधाभास वाला पॉइंट हो रहा है ना, तो आप इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद इनकी कल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। भील जनजाति जो है, उनकी वो परंपरागत जो भी उनकी संस्कृति है, उनके बारे में जानी जाती है, ठीक है। जो कि वेशभूषा और खान पान से अपने को पता चलती है। संस्कृति में उनकी बोली भी आ गई, भाषा भी आ गई, ठीक है।
इनकी भाषा को कहा जाता है भीली। ठीक है, इनकी जो बोली है ना उसको बोलते हैं भीली बोली। ठीक है, क्या कहा जाता है? भीली। ये भी कर्नल जलचोड़ ने कहा था। इसके बाद घर, भीलों के जो घर होते हैं उनको कहा जाता है कू या फिर टापरा। ठीक है, क्या कहा जाता है? कू या फिर टापरा। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मोहल्ला कहलाता है इनका फला, गांव कहलाता है इनका पाल, गांव का मुखिया कहलाता है इनके पालगी या फिर तदवी। ठीक है, तदवी, तदवी। ठीक है, इनका घर कू या टापरा कहलाता है, मोहल्ले को फला कहते हैं। आप स्टोन में याद रख सकते हो, मोहल्ला फला। गांव इनका पाल कहलाता है और गांव का मुखिया जो होता है वो पालवी कहलाता है, गांव का मुखिया। और सारे गांव का मुखिया, कई सारे गांव का मुखिया, जैसे कि बहुत सारे भीलों के गांव में आसपास है ना, तो एक गांव का मुखिया तो पालवी कहला रहा है या फिर तदवी। 2-4 गांव हो गए, 5-6 गांव हो गए ना छोटे छोटे, उन गांवों का एक ही और मुखिया के ऊपर भी मुखिया होता है, उसको कहा जाता है गमेती। क्या कहा जाता है? सारे गांव के मुखियों को क्या कहा जाता है? गमेती। तो ये इनके शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द, इनको आपको याद रखना है। कुल देवता के बारे में बात करें भीलों के, तो वो कुल देवता, वैसे मैं आपको बताऊं, इनकी लैंग्वेज की बात आई गई है तो इनको बोलते हैं ससुराल को, है ना। जब बेटे ससुराल जाते हैं तो ससुराल को बोलते हैं इनके हारो। ठीक है, सास को कहते हैं हाउजी, ससुर को कहते हैं होरो या फिर होरा जी, है ना। ये सारी चीजें हैं, होरा जी। ठीक है, ये सारी भीली बोली है। ठीक है, ये उनके ही शब्द हैं जो कि मेवाड़ एरिया में मोस्टली यूज करे जाते हैं, बाकी अन्य जातियों के द्वारा भी यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भील प्रधान क्षेत्र आ गया है, तो जो भी क्षेत्र किसी जाति या जनजाति का विशेष प्रधान होता है ना, तो उसकी जो बोली है बाकी जातियां भी बोलती है, क्योंकि प्रभाव तो पड़ता ही है प्रधानता का, है ना। तो वैसे ही ये सारे भीली जो बोली है उसके वर्ड है, लेकिन बाकी जातियां भी उस क्षेत्र की यही वर्ड यूज करती है। अब बोलोगे ना जैसे हारो कटे, तो समझ जाएंगे सामने वाले की किसके लिए पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कुल देवता की, तो कुल देवता है इनके टोटम। ठीक है, टोटम कुल देवता है इनके, और ये कोई मूर्ति विशेष या फिर साकार निराकार इस टाइप का कुछ नहीं है। टोटम है पेड़ पौधों, पेड़ या पौधे। क्यों? क्योंकि भाई इनको तो 24 घंटा या फिर 24 घंटे या फिर जब तक जीवन जीना है, कहाँ रहना है? वनों में, जंगल में रहना है। तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी ही इनके लिए सब कुछ है ना। तो जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी उससे तो भाई ये भी डरते होंगे, है ना, कहीं शिकार नहीं कर ले। जो पेड़ पौधे हैं वही कू या टापरा, मतलब पेड़ पौधों पे ही ये घर बनाते हैं, वही रहते हैं। कोई जैसे मान लो आपने कभी मूवियों में देखा होगा, कोई छायादार पेड़ है फैला हुआ सा, उसके ऊपर ही घर बने हुए होते हैं ना, तो वो कू या टापरा। ठीक है, तो टोटम इनके कुल देवता माने जाते हैं। और टोटम कोई आकार विशेष या मूर्ति विशेष नहीं है, टोटम ये मानते हैं पेड़ पौधों को, है ना। कोई पेड़ पौधे होते हैं जो कोई वृक्ष फिक्स कर लेते हैं पेड़ कि भाई ये हमारे देवता है, यहाँ पे अपन पूजा करेंगे। ठीक है, तो पेड़ पौधों का प्रतीक है कौन? टोटम। तो टोटम इनके कुल देवता है। जब शादी होती है ना, इनका विवाह, तब टोटम कुल देवता को या फिर पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ये विवाह करते हैं। जैसे अपन हिंदू शास्त्र में नॉर्मली यही कहा जाता है ना, अग्नि को साक्षी मानकर हमने फेरे लिए हैं, है ना। तब ये करी है भाई, मैं जल को साक्षी मानकर क्या संकल्प लेती हूँ, ये करती हूँ। तो इनका जो विवाह करते हैं उसका साक्षी कौन है ना। भले ही अगर इतने सारे समाज वाले लोगों ने करी हो, भले 2 जनों ही नहीं मिलके करी हो, लड़का और लड़की ने, है ना, फिर भी जो साक्षी होगा उसका कौन होगा? तो वो होगा पेड़ पौधे। भी पेड़ पौधे देख रहे थे हमने जब फेरे लिए, पेड़ पौधे हमारे टोटम देवता देख रहे थे कि हमने शादी कर ली है। ठीक है, तो साक्षी कौन माने मतलब किसको मानते हैं? पेड़ पौधों को, टोटम को। इसके बाद है विवाह, और इस विवाह को टोटम को जो कुल देवता टोटम को जो साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, इसको एक नाम दिया गया है विशेष, ये है हाथी विंडो विवाह। क्या कहा जाता है इसको? हाथी विंडो विवाह। ये आपको रटना है, ये तो आपको चीजें याद ही करनी है। इसके बाद विवाह की देवी, विवाह की देवी जो है वो है एक विशेष नाम, वो है भराड़ी देवी। ठीक है, कौन सी देवी है? भराड़ी देवी। एक भराड़ी देवी अपन हिमाचल प्रदेश में भी पढ़ते हैं, जिसे कि पृथ्वी देवी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि किसी, जैसे मान लो कोई बच्चा बीमार हो गया हो, तो भराड़ी देवी, पृथ्वी देवी के वहां जाते हैं। जब वो बच्चा ठीक हो जाए तो वहां पर वापस पालना चढ़ा के आते हैं। तो वो हिमाचल प्रदेश वाली वो देवी अलग है। अपन बात कर रहे हैं भीलों के बारे में। तो भीलों की एक देवी है भराड़ी देवी,
जो विवाह होता है ना, तो जो दुल्हा होता है वो ससुराल पक्ष में जाके मतलब दुल्हन के घर पे उसके घर की दीवार पर भराड़ी देवी का एक चित्र बनाता है ना। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मेरे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकती, है ना। गूगल पे जाके सर्च करना भराड़ी देवी, ठीक है। तो एक देवी है जिसका चित्र बनाता है कौन, दुल्हा, दुल्हन के घर की दीवार पर, है ना, भित्ति चित्र, भराड़ी देवी का भित्ति चित्र बनाता है और यूं करता है कि भाई अपना विवाह अच्छे से संपन्न हो, ऐसी कामना करते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, दुल्हा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विवाह की देवी भराड़ी देवी, ठीक है। वधु मूल्य, ठीक है। वधु मूल्य मतलब दापा। दापा कहा जाता है कि जो वर पक्ष होता है या फिर दुल्हा, वो वधु पक्ष के घर वालों को मतलब दुल्हन के घर वालों को पैसे देकर वधु लेके आते हैं, है ना। पैसे चुकाते हैं मतलब वधु का मूल्य चुकाते हैं, उसे वधु मूल्य कहा जाता है, ठीक है, जो कि दापा कहलाता है। अब मूल्य में या तो फिर आप पैसों की बात करो या फिर आप गहनों की बात करो, किसी भी विशेष तौर पे आप फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई इसमें बात हो जाएगी अपने, तो वो कहलाता है दापा। जरूरी नहीं है कि पैसे ही हो, है ना, कुछ भी चीजें, जेवर हो गए, पैसे हो गए, कुछ धान वान हो गया, है ना, जैसे गेहूं वगैरह, क्योंकि भील जनजाति के लिए तो गेहूं चावल खाना ही बहुत बड़ी बात है। ये कोई काम तो कर, ऐसा होता नहीं कि ये कोई कर्मठ होते हैं ना, बस वही डेली उठना, शिकार करना, खाना, सो जाना। तो उनको तो ये होता है कि जंगल में वो खेती कर रहे हैं ना, जो जगह है वहीं पे स्थानांतरित कृषि करते हैं, मक्का हो गया, कांदे की साग हो गई। तो गेहूं चावल तो त्योहार, ऐसे बोलते हैं ना, वार त्योहार या उत्सव पे ही खा पाते हैं, क्योंकि महंगा पड़ता है इनके लिए, ठीक है। इसलिए तो धान में भी बात हो सकती है, गाय में बात हो सकती है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जो मूल्य चुकाया जाता है वो दापा कहलाता है। तलाक, भील जनजाति में जो तलाक होता है उसे एक नाम दिया जाता है, वो है छेड़ा फाड़ना। क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी भी होती है, जैसे कि कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं, गांव में आज भी पंचायतें बैठती है ना, तो इनके भी वही सिस्टम है पंचायत कि इनके दोनों जनों के बन नहीं रही है, जम नहीं रही है कि भाई तलाक करना है, तो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। फिर वहां पे क्या होता है, जो लड़का और लड़की जिनकी नहीं बन रही है, तो लड़का जाता है और लड़की की चुनरी जो होती है ना, ओढ़नी, उसको थोड़ा सा फाड़ के और उसके हाथ में दे देता है, और मतलब वधु के या फिर उस लड़की के हाथ में दे देता है, उसकी ओढ़नी फाड़ कर, कि बस आज से अपना रिश्ता खत्म। ये होता है छेड़ा फाड़ना, मतलब फाड़ के हाथ में दे देना, मतलब ये इसको तलाक माना जाता है ना ही तलाक 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 3 बार बोलना पड़ता है, ना ही कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर, सीधी सी बात है भाई कि चुनरी फाड़ो और हाथ में दो, भाई अपना खत्म, है ना। अब तुम और देखो, मैं अपना देखता हूँ, है ना, वो वाला सीन अच्छा है ना, ये वाला अच्छा लगा। इसके बाद है मोताना, ठीक है। मोताना या फिर इसको कहते हैं रक्त मूल्य। सब कुछ चीजों का सॉल्यूशन मूल्य से या फिर पैसों से हो सकता है। रक्त मूल्य वही, मैं जैसे आपको बताऊं कि कोई परिवार का कोई सदस्य है ना, सड़क पे जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, और एक्सीडेंट जिसने किया है सामने वाले ने, तो एक्सीडेंट हो गया, मान लो जान चली गई उसकी, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। जिसने भी मारा है ना, ठीक है, जिसने भी एक्सीडेंट किया है, तो सामने वाले से ये मूल्य वसूलते हैं कि भाई हमारे परिवार का एक सदस्य तुमने मार दिया है एक्सीडेंट में, तो इसका मूल्य दे दो हमको, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं होगी, ना तो तुम्हें कोर्ट कचहरी रह जाएंगे, ना कुछ होगा, कुछ नहीं, बस मूल्य चुका दो इसका, वो होता है, ठीक है। तो इसको रक्त मूल्य भी कहते हैं। मोताना, ठीक है, मौत हो गई हो, जिसने सामने वाले ने करी है मौत या हत्या करी हो, कुछ भी हो, तो उसका मूल्य ले लेते हैं उससे, ठीक है। इसके बाद झगड़ा राशि। झगड़ा राशि में आपको बताऊं, मान लो कोई पति पत्नी है, उन दोनों की बन नहीं रही है या फिर जो भी कुछ हो, पत्नी जाकर ना तो वो तलाक लेते हैं, है ना, अभी तलाक तो वाला तो छेड़ा फाड़ना हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। इधर क्या, ये दोनों की बन भी नहीं रही है और तलाक भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जो औरत है ना, पत्नी, वो किसी अन्य पुरुष के साथ जाकर रहने लग गई है ना, बिना किसी तलाक के और बिना किसी ना तो इससे तलाक लिया ना उससे शादी करी, फिर भी उसके साथ रहने लग गई है। तो इसमें क्या होता है, जो पति होता है, पहले वाला पति, तो ये बोलता है कि ठीक है चलो रह रही हो तो, लेकिन इसका मूल्य दे मुझे, तो वो उससे मूल्य लेता रहता है ना। नया पति पुराने पति को मूल्य देता है, चुकाता है ना, उसको क्या कहते हैं, झगड़ा राशि, ठीक है। नाम से तो लग रहा है भाई कि कूटेंगे मारेंगे, लेकिन झगड़ा कुछ नहीं होता है, बस पुराना पति नए पति से मूल्य वसूलता है, ठीक है, इसको ही झगड़ा कहते हैं। इसके बाद आता है रणघोष, ठीक है। रणघोष की बात करें तो ये है फाइले 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 फाइले, आपने नाम सुना हो तो एक है अग्नि नृत्य, है ना,
जसनाति संप्रदाय का अपन पढ़ेंगे जब लोक नृत्य पढ़ेंगे, अग्नि नृत्य जसनाति संप्रदाय का बीकानेर में है ना। तो उसमें भी एक रणघोष होता है, वो होता है फतेह फतेह, ठीक है। जो खीरे होते हैं ना अंगारे, उन पर नृत्य करना पड़ता है उनको, और वो तब कहते हैं फतेह फतेह रणघोष, मतलब कि विजय हो, हमारी विजय हो। ये बोलते हैं फायरे फायरे है ना, मारो मारो या भागो भागो, ठीक है। तो फायरे फायरे ये इनका रणघोष है। तो याद रखना क्वेश्चन आते हैं इस डायरेक्ट फायरे फायरे या फतेह फतेह, तब अपने को ऑप्शन में भील भी होता है और अग्नि नृत्य वालों का भी होता है ना, तब अपन यूं कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या करना है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद होता है पाखरिया, ठीक है। पाखरिया का मतलब होता है, ये एक सम्मानजनक शब्द है। क्या है ये? एक सम्मानजनक शब्द है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, भील रहते हैं, जैसे कि राजस्थान के साउथ की बात कर रहे हैं, अभी भी वहां पर वनों वगैरह में ये धनुष बाण लेके बैठे रहते हैं, तीर कमान लेके शिकार करने के लिए भी। और ऐसा भी होता है अभी भी कि जो मेन कोई रास्ता निकलता है ना, तो वहां पर तीर कमान लेके बैठे रहते हैं, और जो कोई दिखा तो भाई उसको डरा धमका के उससे जो भी हो भाई जेवर खुलवा लेते हैं। और जेवर ऐसे नहीं खुलवाते विद सम्मान से कि भाई मार दूंगा नहीं तो खोल के दे दो, नहीं। जैसे किसी की बाली लेनी है तो पूरा चीर के लेते हैं, ये गले में से भी चीर के, टूटो चाहे गला कटो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि मेहनत का ले रहे हैं। मेहनत मतलब कि अगर अपन खोल के दे रहे तो उनको ऐसा लगेगा कि सीधा खाया है अपने। मेहनत मतलब कि उनको जोर लगाना पड़ा अपना कान काटने में, है ना, तो वो चीज़ है। इवन हाँ, ये बात सही है, ऐसा होता है अभी भी, ठीक है, हमने देखा है ऐसा होता है। तो ये जो पाखरिया जो है ना, मतलब मान लो कि वो बैठे हैं वहां पे, है ना, और कोई घुड़सवार जा रहा है, कोई घुड़सवार सैनिक, क्योंकि पहले की बातें हैं तो पहले घोड़े लेके ही आते थे सैनिक, है ना, आजकल तो साधन है। तो कोई घुड़सवार सैनिक आ रहा है ना, तो उसको तीर कमान से मार के शिकार करके उसको नीचे गिरा देते थे सैनिक को, है ना। फिर घोड़ा तो इनका हो गया भाई, इन्होंने जीत लिया कुछ चीजें, है ना, कि घोड़ा जीत लिया भाई, है ना, उससे कमा के खाएंगे वापस चीजें, है ना। तो यूं है, और सैनिक को भी मार दिया। तो किसी घुड़सवार सैनिक को नीचे गिरा देते हैं या मार देते हैं, तो ये उसको जिस व्यक्ति ने गिराया है, जिस भील ने गिराया है, जिस भील ने मारा है, तो उसको कहा जाता है पाखरिया, ठीक है। और ये बहुत सम्मानजनक शब्द है, जिस भी भील ने कर दिया तो भाई वाह वाही होगी उसकी कि ये बहुत मतलब दमदार है, साहसी इंसान है, ठीक है, हमारा राजा है, वो वाला सीन है। इसके बाद कसम, कसम केसरिया जी या काला जी, याद करो केसरिया जी। जब मैं अपन ने पढ़े थे राजस्थान के संत संप्रदाय, उसमें मैंने बताया था, एक मिनट चेक करो, बंद तो नहीं हो गया। अपन ने पढ़ा था राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। संत संप्रदाय में अपन ने पढ़ा था जैन संत। जैन संत में सबसे पहले बताया था आपको कि 24 तीर्थंकर होते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ जी या फिर ऋषभदेव, और अंतिम थे महावीर स्वामी। जो ऋषभदेव जी थे, है ना, जिनका मंदिर है कहाँ पर, धुले उदयपुर में, है ना, मेवाड़ क्षेत्र धुले उदयपुर में। वहां पर मेला लगता है चैत्र कृष्ण नवमी को, है ना। और वहां पर क्या होता है, मतलब शीतलाष्टमी के अगले दिन, है ना, मेला लगता है वहां पे। और उन्हीं काला जी को, उन्हीं ऋषभदेव जी को भील समाज क्या कहती है, केसरिया जी फिर काला जी। मैंने आपको ये लिखवा रखा है, वहां पे बताया था जब मैंने पढ़ाए थे राजस्थान के जैन संत, तो उसमें बता रखा है कि भील समुदाय जो है ना, भील जनजाति, इन्हें केसरिया जी फिर काला जी कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि इनकी जो प्रतिमा बनी हुई है ना ऋषभदेव जी की, आप गूगल करके देखिएगा, वो काले संगमरमर में निर्मित है ना, इसलिए काला जी या केसरिया जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी कसम खाते हैं ये, ठीक है। भील जनजाति केसरिया जी, काला जी की कसम खाती है, या फिर ऋषभनाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, ऑप्शन में वो भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। उनकी कसम खाती है और बोलती है झूठ नहीं बोलना है। मान लो कुछ सच उगलवाना उनसे कि भाई तूने ये चोरी करी, उसकी हत्या तूने कर दी, अगर वो मना कर देगी नहीं हमने तो नहीं करी, तो अपन उनको केसरिया जी की कसम खिला के सच उगलवा सकते हैं ना। वो जो होता है ना, किसी का प्रमाण देना हो तो कि बामी सांप की बामी में हाथ डाल के कि अगर झूठ बोला होगा तो डस जाएगा नाग इसको, वो वाले ही मान लो कि कसम झूठी नहीं खाते हैं, ठीक है। किसकी? केसरिया जी की। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम बताओ, ये ऋषभदेव जी वही है जिनके पुत्र थे भरत और बाहुबली, और ऐसा माना जाता है जो अपने भारत देश का नाम है वो इन्हीं के भरत, इनके पुत्र थे भरत और बाहुबली। तो भरत के नाम पर ही भारत का नाम रखा गया है, ठीक है। कई अलग अलग शास्त्रों के अनुसार अलग अलग माना गया है। जैसे कि जैन समुदाय मानता है कि ऋषभदेव जी के पुत्र थे, मतलब केसरिया जी के पुत्र थे भरत और बाहुबली, और भरत के नाम पर ही अपने देश का नाम भारत पड़ा है। जबकि ऋग्वेद में चीजें अलग लिखी हुई है ना, कि भारत नाम का कोई कबीला था, है ना, जो कि अन्य कबीले से लड़ रहा था युद्ध और वो जीत गया, इसलिए देश का नाम भारत पड़ा।
और जबकि अपने हिंदू शास्त्र में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम था भरत, है ना, उसके नाम पे भरत पड़ा। सब चीजें अलग अलग है ना। और इवन ये जो कैसरिया जी या फिर ऋषभ देव जी, इनके पुत्र का नाम भरत है और उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है देश का। ये कहाँ पर लिखा गया है? ये एक बुक लिखी गई है, मैं आपको बताती हूँ। भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर एक बुक है जो कि लिखी है किसने? वज्रसेन सूरी ने, और जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। इवन इसमें तिथि भी नहीं लिखी हुई है कि किस तिथि को ये बुक लिखी गई थी, इतनी पुरानी है। राजस्थान की प्राचीनतम बुक है। और हाँ, आप कभी भी ध्यान रखना, जितनी भी राजस्थान की प्राचीनतम बुक आएगी वो मोस्टली ऐसा होगा 99% किसी जैन संत ने या फिर जैनों के द्वारा लिखित होगी वो, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो वज्रसेन सूर्य जो कि एक जैन थे, उन्होंने ये बुक लिखी। और इस बुक में देखो भरत और बाहुबली दोनों पुत्रों के नाम आ गए, ऋषभ देव जी के, है ना। तो इस बुक में बताया गया है कि भरत का नाम, मतलब भारत का नाम भरत के नाम पे पड़ा है, जो कि ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो बस ये चीजें एक्स्ट्रा थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रिविजन क्लास है ये और कहीं से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो आपको चीज ध्यान रखनी है ना। खेती, पहले शराब की बात कर लेते हैं। शराब महुआ का एक वृक्ष होता है, ठीक है, जिसे मोड़ा भी कहते हैं, है ना। तो महुआ, जबकि मोड़ा यूपी साइड तो मोड़ा मोड़ी मतलब लड़का लड़की को बोलते हैं कि हमारा मोड़ो स्कूल जा रहे हो, है ना, मतलब कि लड़का और लड़की, है ना, बच्चे बच्ची को। और इधर होता है मोड़ा, मतलब महुआ, है ना। महुआ की शराब बनाते हैं, है ना। प्योर महुए को उबालते हैं पहले तो, फिर उसको छानकर शराब बनाई जाती है। और पूरे दिन महुआ के जो दक्षिण राजस्थान है, हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर आपको, लगभग 500 मीटर पे आपको, खास करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस क्षेत्र में आपको महुआ के वृक्ष दिख ही जाएंगे। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद सब साइड। तो पूरे दिन बस वहां से तोड़े, फल ही तो है एक महुआ वृक्ष का, है ना, बीज या फल तोड़े, उबाला और पूरे दिन धुत रहते हैं, मस्त, है ना, अलग ही मौसम में। ठीक है, तो वो है। तो महुआ जो शराब पीते हैं ना, वो महुआ नामक वृक्ष से बनाते पीते हैं। इसके बाद भोजन, शराब की बात पी ली, पानी, है ना, मतलब पानी की तरह ही शराब इनके लिए। खाने पानी की बात कर लेते हैं तो पानी तो इनके लिए ये हो गया, है ना, शराब। खाने की बात करें तो जैसे कि मक्के की रोटी या सरसोदा साग, नाम आते ही अपन पंजाबियों को याद करते हैं, लेकिन इधर आ रहा है मक्के की रोटी, कांदे का भात या फिर कांदे का साग, क्योंकि ये क्या कृषि करते हैं। चलो ये टॉपिक ले लेते हैं। कृषि करते हैं, खेती करते हैं। कौन सी कृषि? बहुत सारी होती है। जब राजस्थान जियोग्राफी या फिर विश्व की अपन भूगोल पढ़ते हैं, भारत की भूगोल पढ़ते हैं, जब एक टॉपिक आता है कृषि, तो कृषि में बहुत सारी चीजें बताई जाती है। कृषि के विभिन्न प्रकार पढ़ते हैं अपन। तो कृषि के प्रकार जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं, निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि मतलब कि जीवन जीने के लिए कृषि की जाती है, मतलब कि खेती करी, कोई धन कमाया और पेट भर रहे हैं उसे, जैसे कि गेहूं, मक्के वगैरह, है ना। और एक होती है वाणिज्यिक कृषि, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, है ना, ये सारी चीजें। तो वाणिज्यिक कृषि अलग है और निर्वाह कृषि मतलब खाने के जो अन्न है वो अलग है, जैसे चावल, गेहूं वगैरह, है ना। तो निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है स्थानांतरण कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि। ठीक, तो जो भील समुदाय है या भील जनजाति है, तो ये कौन सी कृषि करता है? स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरण खेती करता है, जो कि ये होती है कि तो एक जगह पे तो रहते नहीं है ये। मान लो एक जगह से खेती कर रहे हैं, जैसे कोई बंजर हुई जमीन, कौन सा ये खाद उर्वरक डालते हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, कुछ नहीं, बस बीज लाए, बोए और हो गई फसल, काटो यहाँ से फिर अगली जगह। ऐसे घर इनके बदलते ही रहते हैं। कोई कच्चा पक्का मकान तो होता नहीं है, पेड़ों के ऊपर घर बनाते हैं, कुया टापरा, है ना। तो जगह बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जगह खेती करेंगे तो वहाँ की उर्वरता तो नष्ट होगी ना। तो जैसे वहां पर 3-4 साल खेती कर ली, फिर आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा आगे रह लेंगे, है ना, वैसे ही। तो स्थानांतरित खेती करते हैं। एक तो होता है पहाड़ों में और एक होता है मैदानों में। पहाड़ों में भी खेती की जा सकती है और मैदानों में भी। पहाड़ों में जो खेती करते हैं उसको कहते हैं चीमाता। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कहते हैं वालरा। ठीक है, वालरा कृषि। ठीक है, आप साइड में लिख लेना प्लीज, मेरा इधर उधर हो रहा है सारी चीजें। लेकिन स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में कहते हैं वालरा। और ये 2 प्रकार की है, पहाड़ों में घूम कर या फिर पहाड़ों को काट कर, कूद कर, वृक्षों को काट कर वहां पर खेती की जाती है, तो उसको चीमाता कहते हैं। और मैदानों में अगर की जाती है ना, मैदानी भाग में, ठीक है, तो उसको कहते हैं दजिया। आप इसको याद कर सकते हो, मैदान से दजिया। ठीक है, तो ये है स्थानांतरित कृषि हो गई। और सामूहिक कृषि, ठीक है, कृषि ये करते हैं
हाँ, तो कृषि में क्या अपन खाने की बात कर रहे थे, तो कृषि में ऐसा क्या, वाणिज्यिक कृषि तो ये करते हैं नहीं, है ना। इनको बस उससे मतलब है कि डेली का खाना हो जाए और सोने को मिल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है इनको दुनियादारी से, है ना। कोई टेक्नोलॉजी, कोई करियर, कुछ नहीं है। तो ये खेती किसकी करते हैं, मक्के उगा लेते हैं, मक्का उगा लेते हैं, इनके खाने का हो गया। इसके अलावा प्याज, लहसुन और मिर्च, हरी मिर्च, है ना, उससे काम हो गया इनका। नमक वगैरह चलो मिल ही जाता है, तो हरी मिर्च उगा लेते हैं, कांदा, है ना, प्याज को कांदा बोलते हैं वो, और मक्का और लहसुन, है ना। तो सब्जी में तड़का भी हो गया और सब्जी भी हो गई कांदे की, ठीक है, हमेशा, है ना, लगभग मोस्टली 8-9 महीने तो वही, है ना। तो इसलिए इनका जो मुख्य भोजन या प्रधान भोजन या इनका प्रिय भोजन, ऐसे बोल दो, वर्ड यही आता है, प्रिय भोजन। तो क्या है, मक्के की रोटी और कांदे का साग, है ना, सरसों का नहीं, कांदे का साग, ठीक है। तो वो इनका प्रिय भोजन है। और ये जो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं, जब मैंने आपको बताया जी माता या दजिया करते रहते हैं कृषि, लेकिन सामूहिक रूप से, जैसे कि मान लो कि एक भी लोग अगर कू या टापरा इस पेड़ पे बन गया, 100 मीटर दूर यहाँ एक और कोई भी लोग अगर है ना, कू या टापरा, फिर 200 मीटर इधर है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि चलो अलग अलग क्या ही करनी है, सब मिलके इस एरिया को जोत लेते हैं और अपन मिलके बोल लेते हैं, मिलके काट लेंगे, है ना, मजे मजे में, भाई टाइम पास भी हो जाएगा, खेती भी हो जाएगी, तो चलो सब मिलके करते हैं। तो उसको एक वर्ड दिया गया है, वो कहते हैं हेड़मो, ओड़मो नहीं, हेड़मो, ठीक है, हेड़मो, नॉट ओड़मो, हेड़मो, ठीक है। तो ये वर्ड ही है, आपको याद रखना पड़ेगा, हाउ, होरो, है ना, कू, टापरा और हेड़मो, ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है भोजन हो गया, मेले। मेलों के बारे में बात करें तो भील जनजाति के वैसे तो छोटे मोटे कई मेले लगते हैं, लेकिन 2 मेले मुख्य हैं, ठीक है। एक तो है बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है, ये डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर। और एक पड़ता है घोटियांबा मेला, बेणेश्वर धाम, घोटियांबा मेला पड़ता है बांसवाड़ा। देख लो क्षेत्र, देख लो तुम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो गए ना, आदिवासी क्षेत्र ही तो है डूंगरपुर बांसवाड़ा ना। तो इधर विलियम रोने बोल रहा है कि मारवाड़ से उत्पत्ति हुई है इनकी, है ना, बिलो की, लेकिन कोई भी मेला उधर लग ही नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन हाँ, आगे जाके अपन नृत्य जब बात करेंगे ना, तो गेर खेलते हैं। ये कौन खेलते हैं गेर? ये जो इसका सत्यापन विलियम रोने ने एक बुक लिखी है और उसमें कहा है कि मारवाड़ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसका सत्यापन होगा आगे एक नृत्य में, गेर नृत्य, ठीक है। राजस्थान का एक लोक नृत्य है, भील जनजाति द्वारा खेला जाता है गेर। तो घेर मेवाड़ में भी खेला जाता है भील पुरुषों द्वारा, लेकिन घेर मारवाड़ में भी खेला जाता है, पुरुषों का समुदाय खेलता है ना, जाति विशेष मायने नहीं रखती है। और उसका जो मुख्य केंद्र है वो कनाना बाड़मेर, और बाड़मेर जो एरिया है वो आता है मारवाड़ क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सत्यापन कर रहा है इस बात का, ठीक है, कि भाई कनाना मुख्य केंद्र इसका घेर का कनाना बाड़मेर में क्यों है, मतलब भीलों का कोई ना कोई मारवाड़ से संबंध है, ठीक है। तो ये चीज सत्यापित कर रही है, आगे अपन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला लगता है, ये दोनों मेले हैं, वैसे घोटियांबा मेला भी महत्वपूर्ण है। दोनों मेले भीलों के सबसे बड़े मेले हैं, विशाल जनसंख्या में, मतलब जनजातियां आती है यहाँ पे, है ना, खास करके भील जनजाति लोग आते हैं यहाँ पे और खूब मजे करते हैं, ठीक है। अपने लिए जैसे नॉर्मल अलग मेले हो गए ना पुष्कर वगैरह के, तो इनके लिए 2 मेले मुख्य हैं, ठीक है। बेणेश्वर का मेला अपन मेले टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, और एक मैं त्योहार आपको टॉपिक पढ़ाई हूँ उसमें भी बता चुकी हूँ, है ना। और दोबारा अपन रिपीट करेंगे इनको, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, जब मेले टॉपिक पढ़ेंगे तो। लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। जो बेणेश्वर मेला है ये लगता है डूंगरपुर में, है ना, बेणेश्वर धाम के स्थान पर, और माघ पूर्णिमा को लगता है, माघ महीने की पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। वैसे जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना किसने करी थी, अपन याद करो दिन जब अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, और मैंने बताया था वहां पर आपको संत मावजी, है ना, उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी है, ठीक है। त्रिवेणी संगम पर, सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों का संगम हो रहा है कहाँ, डूंगरपुर में, वहां पर बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने करी। संत मावजी वही जिन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था, है ना, और चोपड़ा ग्रंथ लिखा था जिसमें कि भविष्यवाणी की गई है। और उस चोपड़ा ग्रंथ को खाली मतलब एक ही दिन खोला जाता है, दीपावली पे, ठीक है, दिवाली के दिन ही पढ़ा जाता है, इसके अलावा नहीं। तो उन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी, वहां पर बेणेश्वर मेला लगता है, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है। कौन से? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको त्योहार में बता चुकी हूँ, लेकिन मेले में दोबारा अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह भी नहीं है, रिवीजन मोड है, इसलिए साइड में चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक ना। 360 डिग्री कवर कर रहे हैं अपन। तो कहाँ
खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, और खंडित शिवलिंग भी किस लिए, कितनी जगह से है, 5 जगहों से खंडित है। और इसके पीछे मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, है ना, कि गाय के पेड़ से वो शिवलिंग टूट गया था, है ना, गाय के पेड़ से, तब से वो खंडित हो गया था, फिर उसकी पूजा कर रहे हैं ना। उसके पीछे कहानी भी दोबारा अपन ये कहानी सुनेंगे कब, जब मेले पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 5 जगहों से खंडित है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करी थी, संत माव जी ने। और 3 नदियों का संगम है, सोम, माही, जाखम, ठीक है। इसके बाद एक घोटिया अम्बा का मेला, ये वो स्थान है, मैं आपको बताती हूँ, अम्बा। आपने आम का पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे हिंदी में, है ना, अम्ब भी कहते हैं। अम्ब यानी माता भी होता है संस्कृत में, और अम्ब यानी आम भी होता है। आम्र यानी भी आम होता है, अम्ब यानी भी आम, है ना, या फिर अम्बा, माता और आम दोनों ही होते हैं, समानार्थी शब्द भी हो गए, है ना। तो अम्बा, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग, घोटिया स्थान है बांसवाड़ा में, और यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जब वनवास में थे, कौन, 5 पांडव, है ना, जब उनको वनवास मिला था, अज्ञातवास भी मिला था, ठीक है, तब उनको क्या, वनवास में थे, तो यहाँ पर 5 पांडवों में मिलकर यहाँ पर आम का पेड़ लगाया था, ठीक है। तो इसलिए इसको अम्बा नाम दे दिया, और घोटिया तो क्षेत्र का नाम हो गया। तो इसलिए वहां पर मूर्तियां भी बनी हुई है, किसकी 5 पांडव, और बताओ किसकी बनी हुई है, शायद कुंती की बना रखी है ना, मेरे को पूरा याद नहीं है। तो ये चीज है, तो वहां पर 5 पांडवों की मूर्तियां भी बनी हुई है। तो दोनों मेले मुख्य रूप से याद रखने हैं आपको। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा में, इसका नाम ऐसा क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये चीजें एक्स्ट्रा लिख नहीं सकते, ये सिर्फ जानने की होती है। बेणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर में लगता है, कब लगता है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद वेशभूषा के बारे में अगर अपन बात करें तो वो है सबसे पहले ढेपाड़ा। ढेपाड़ा जो भील पुरुषों द्वारा तंग धोती पहनी जाती है। तंग मतलब कि टाइट, अपन जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं ना, एक तो है बिल्कुल कंफर्टेबल जीन्स, है ना, और एक पहनते हैं भाई साहब बिल्कुल स्किनी टाइट सी, है ना। तो ये धोती को टाइट पहनते हैं इतना, उसी को फैशन समझते हैं भाई, जैसे घर पे रह रहे हैं तो डेली ढीली धोती पहन लो, है ना, और जब बाहर जा रहे हो गई, है ना, उत्सव वगैरह में कोई चाय पीने गई, मेहमान नवाजी में, तब क्या करते हैं, तंग धोती पहन के जाते हैं, वही फैशन है इनके लिए। तो तंग धोती का क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा। और जो सामान्य धोती जो डेली यूज में ढीली धोती पहनते हैं उसको कहते हैं खोएतू। खोएतू ढीली है, ऐसे याद रख लो कि ढीली है धोती तो कभी भी खुल सकती है ना, तो खोएतू, खोलतू, खोएतू, है ना, वो वाला। तो ढेपाड़ा तो तंग धोती, है ना, धोती कौन, पुरुष ही पहनते हैं, और खोएतू, ठीक है। इसके बाद है पीरिया। पीरिया कहा जाता है दुल्हन जिसकी शादी हो रही होती है ना, मान लो किसी कोई लड़की है भील समुदाय, भील जनजाति की, उसकी जिसकी शादी होने वाली होती है तो पीले रंग की साड़ी पहनती है, ठीक है, पीले रंग की साड़ी। ढेपाड़ा तंग धोती, ठीक है, इसको लिख लो साधारण धोती। आपको एक चीज याद रखनी है। इसके बाद है पीरिया, पीले रंग की साड़ी। सिंदूरी होती है लाल रंग की साड़ी, जो कि भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है सामान्य तौर पे, ठीक है, महिलाओं द्वारा। और ये आपको ध्यान रखना, पीरिया तो दुल्हन द्वारा, मतलब जवान लड़की है, ठीक है, कुंवारी लड़की, ऐसा भी आ सकता है वर्ड में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कछाऊ। कछाऊ कहा जाता है भील जनजाति की महिलाओं द्वारा जो घाघरा पहना जाता है। और घाघरा भी ये नॉर्मल नहीं पहनती है, ऊंचा ऊंचा पहनती है, घेरदार, जैसे घूमर ले रहे हैं तो पूरा भाई कितनी 84-80 कली का है ना, वैसे। तो कछाऊ भील महिलाओं द्वारा जो घाघरा पहना जाता है वो भी ऊंचा है ना, घुटनों तक, ऐसा लिख सकते हो आप, घुटनों तक पहना जाना वाला जाता है, उसको कहा जाता है कछाऊ। और परिजनी होती है, आप 1 वर्ड में याद रखो, पायल। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पायल पहनी जाती है जिसे कि परिजनी कहा जाता है। इसके बाद है भगोरिया उत्सव। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है, बहुत कम लोग बताते हैं ये, जिसको भगोरिया उत्सव का संबंध किससे है, तो भील जनजाति से है। भगोरिया उत्सव एक उत्सव होता है, ठीक है, लगभग होली के आसपास होता है, होली से पहले होता है, होली के आसपास, इधर महीना लगा लो तो अंग्रेजी महीनों में फरवरी महीना, ठीक है। तो फरवरी महीने या होली के आसपास, होली से पूर्व एक उत्सव मनाया जाता है भील जनजाति में, वो है भगोरिया महोत्सव या भगोरिया उत्सव। इसमें क्या होता है कि भील जनजाति के जो पुरुष या फिर महिला जो कि अभी कुंवारे हैं, वो अपने जीवन साथी की खोज करते हैं ना। उत्सव हुआ मतलब एक टाइप से मेला ही हो गया, वहाँ पर जश्न मनाते हैं, खाते पीते हैं, झूला झूलते हैं, फिर आंखों को भा जाता है कोई इंसान की, चलो ठीक है, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का, तो वहाँ पर अपने जीवन साथी की खोज करते हैं और वहाँ से इनको भगा कर लेके जाते हैं, ठीक है, और वापस थोड़े टाइम बाहर रहते हैं और फिर आ जाते हैं, और मतलब लड़का और लड़की जो पसंद आ गए एक दूसरे को भाग जाते हैं, थोड़े दिनों बाद आते हैं
और समझा जाता है कि इन्होंने शादी कर ली है, ठीक है, और यही जीवन साथी। ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आते हैं, अच्छा सारी चीज़ें तो अपने कवर कर ली है। अच्छा, एक आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि अगर भील वर्ड कहीं आ जाए, फिर ऐसा क्वेश्चन में आएगा किरात शब्द किससे संबंधित है, किरात, तो वो आएगा आपको भील जनजाति से। आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड रखना है आपको, किरात, ठीक है। इसके बाद भील जनजाति, हाँ नृत्य भूल गए अपन, भील जनजाति के नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो वैसे राजस्थान के लोक नृत्य एक अलग ही टॉपिक है, उसमें डिटेल से अपन ये करेंगे, लेकिन नृत्य के बारे में पहले बता देती हूँ आपको। घेर है ना, घेर नृत्य खेलते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया भील पुरुषों द्वारा घेर खेला जाता है। मेवाड़ में तो भील पुरुष खेलते हैं, और मारवाड़ में किसी भी समुदाय के पुरुष खेल सकते हैं ना, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में। मुख्य कब खेलते हैं, होली के आसपास खेलते हैं, और जंग बजाया जाता है ना इसमें। और शेखावाटी में इसी को गिंदड़ कहा जाता है ना, देख लो, मेवाड़ में घेर कह रहे हैं, मारवाड़ में भी घेर कह रहे हैं, शेखावाटी में इसी को गिंदड़ कहा जाता है, और चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। घेर हो गया। उसके बाद हाँ, ओंगी नामक वस्त्र पहनते हैं जो पुरुष घेर खेलते हैं, वो ओंगी नामक वस्त्र पहन के खेलते हैं। ओंगी मतलब घेरदार से होते हैं, घूमते जाते हैं गोल घेरे में, ठीक है, और हाथों में डंडे होते हैं, जैसे गरबे खेल रहे हो जैसे घूमते जाते हैं, और गोल कुर्ता टाइप का होता है, तो उसको ओंगी वस्त्र बोलते हैं। तो वैसे पहन के घेर खेलते हैं, ठीक है। और मुख्य केंद्र जो घेर का बताया गया है वो कनाना बाड़मेर, जो कि मैंने आपको बोला कि विलियम रोने की इस बात को सत्यापित करता है। वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया बुक में उन्होंने लिखी थी कि मारवाड़ से भीलों की उत्पत्ति बताई गई है, तो वो इस चीज़ को सत्यापित कर रही है कि तभी तो उनका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है, कनाना बाड़मेर में, ठीक है, घेर का। तो ये चीज़ है। इसके बाद गौरी, इनके जो नृत्य हैं वो है, मैं आपको बताती हूँ भीलों के, घेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा, और भी बहुत सारे कई इनके नृत्य हैं, ठीक है। अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन घेर बता दिया। गौरी नृत्य जो कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और लगभग 40 दिनों तक खेला जाता है, ठीक है। गौरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कई पात्र होते हैं, जैसे कि पार्वती को तो राई कहा जाता है और शिव को राई बुढ़िया कहा जाता है। इनका सूत्रधार जो होता है ना, उसको कुटकुड़िया कहा जाता है। कोई हास्य कलाकार बीच बीच में हंसाने के लिए आता है ना, कॉमेडियन, उसको कहा जाता है झटपटिया, है ना, ऐसी कोई शब्दावली है, इसको भी याद रखना पड़ेगा अपने को। घेर, गौरी, युद्ध में खाली भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है और हाथों में हथियार लेके किया जाता है। युद्ध तभी होगा ना भाई, नृत्य कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, नाचने में और युद्ध करने में बहुत ज्यादा फर्क है। युद्ध कर रहे हैं, युद्ध नृत्य, इसका मतलब हाथों में हथियार होंगे, नाचते हुए युद्ध करना, ठीक है। तो युद्ध में पुरुष भाग लेते हैं और हाथों में हथियार लेके ये नृत्य करते हैं। इसके बाद हाथीमना भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है, घुटनों के बल बैठ के किया जाता है ना, और किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और तलवार घुमाते हैं वो हाथों से, घुटनों के बल बैठ के। घेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना पढ़ लिया। पर द्विचक्री में होता है पुरुष और महिला दोनों ही भाग लेते हैं, महिलाएं अंदर रहती है, पुरुष बाहर रहते हैं और घूमते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। विवाह के समय ही किया जाता है। और हाथीमना घूम रहा होता है, एक तो होती है घूमर और एक होता है घूमरा, ठीक है। तो घूमर के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। राजस्थान की नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा, है ना, ये अलग है, ठीक है। इसमें भी बहुत पढ़ेंगे अपन की राजपूत महिलाओं द्वारा अलग किया जाता है ना, अलग गोत्र की महिलाओं द्वारा अलग किया जाता है। लूर, है ना, लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। लेकिन घूमर अलग है, घूमरा अलग है। घूमरा नृत्य जो किया जाता है ना भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो बांसवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ पर, बांसवाड़ा क्षेत्र में, ठीक है, उसे घूमरा कहा जाता है। और नेजा, एक और ये नेजा जो नृत्य है, इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं, आपको कुछ भी करके याद करना है। तो नेजा एक ऐसा नृत्य है जो कि अपने को आभास होता है कि युद्ध कर रहे हैं। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें युद्ध का आभास होता है ना, तो कौन सा नृत्य है, वो है नेजा। इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं और भील और मीणा दोनों जातियां करती है इस नृत्य को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भील के पुरुष ही होंगे और मीणा की महिलाएं होंगी, नहीं, मिक्स चलेगा। भील और मीणा दोनों जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है। नेजा, इसमें क्या करते हैं, एक लकड़ी के
डंडे से क्या बांधते, नारियल बांध लेते हैं और फिर उसको ऊंचा कर लेते हैं। पुरुष उस नारियल को तोड़ने आते हैं और महिलाएं उस नारियल की रक्षा करती है और उनको मारती है, पुरुषों को, है ना, रक्षा करते हुए। तो लगभग एक हंसी मजाक टाइप भी हो गया और यूं लगता है जैसे कि युद्ध का आभास हो रहा है ना। तो ये कौन सा नृत्य था, नेजा नृत्य। बाकी अपन रणघोष पढ़ लिया है, सारी चीजें देख ली अपन। तो चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे मीणा जनजाति के बारे में।